हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आने वाली है तो बर्फ़ी बनानी तो बनती है। अब बेसन की, मिल्क पाउडर की बर्फ़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन मूंग दाल की बर्फ़ी बनाने में आपको थोड़ी हिचकिचाहट ज़रूर हुई होगी, क्योंकि एक तो मूंग दाल बर्फ़ी बनाने में घी ज़्यादा लगता है और दूसरा दाल को भूनना काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन आज मैं आपको मूंग दाल बर्फ़ी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से मूंग दाल की बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1 किलो बर्फ़ी हम सिर्फ 4 चम्मच घी का इस्तेमाल करके तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब मूंग दाल बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर हम दूध उबलने के लिए चढ़ाएंगे, क्योंकि इस बर्फ़ी में हम खोया या मावे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दूध ऐड कर देंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बर्फ़ी का। पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि नीचे दूध पैंदे में लगे नहीं। और पानी जब गर्म हो जाए तो इस कटोरी को माप कर ये 3 कटोरी मैं दूध का ऐड कर लूँगी। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं इस कटोरी को मेज़र करके ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कटोरी, गिलास या मेज़रिंग कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही परफेक्ट रेशो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे यदि आप बर्फ़ी बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 3 कटोरी मैंने दूध डाल दिया है। दूध धीरे धीरे उबलता रहेगा और साइड बाय साइड हम दूसरा काम भी करते रहेंगे, तो इससे हमारा समय भी बच जाएगा। दूध गर्म होता रहेगा तब तक हम मूंग दाल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जिस कटोरी को मापकर मैंने दूध लिया था, उसी कटोरी को मापकर मैंने ली है मूंग दाल। मूंग दाल को अच्छे से वॉश करके 2 से 3 घंटे पानी में भिगोने के लिए छोड़ दें, तो ये अच्छे से फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी और मूंग दाल की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मूंग दाल है वो मैंने पहले ही भिगो दी थी और इसे छानकर अब ऐसे छलनी में निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब यहाँ पर मूंग दाल को मैं सीधे ग्राइंड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम मूंग दाल को पहले ही ग्राइंड कर लेते हैं और फिर उसे घी में रोस्ट करते हैं तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और घी भी ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको दूसरे टिप बताती हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि इसमें काफ़ी मॉइस्चर है, तो एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर इस दाल को निकाल लेते हैं और ऊपर से एक अब्सॉर्बेंट पेपर या कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर इसे पोंछ दें, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मूंग दाल को हमने अच्छे से पोंछ लिया है और साथ के साथ जो दूध हमने चढ़ाया था उसे भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो पता चला कि मूंग दाल हम पोंछते रह गए और दूध उबलकर बावला हो गया। तो ये देखिए, दूध अच्छा गर्म हो चुका है। अब अच्छे कलर और टेस्ट के लिए कुछ केसर के धागे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो बर्फ़ी को अलग रंगत देने के लिए इसमें फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं केसर ही डाल रही हूँ, लेकिन यदि आप केसर नहीं डालेंगे तो जिस तरीके से मैं आपको मूंग दाल बर्फ़ी बनाना बता रही हूँ उस तरीके से बर्फ़ी का कलर है वो ऐसे भी बहुत अच्छा आएगा। अब गर्म दूध के अंदर हमने केसर डाल दी है, तो ये भी धीरे धीरे अपना कलर इस दूध के अंदर छोड़ देगी। और साथ के साथ हम मीठे के हिसाब से या फिर जिस कटोरी को मापकर हमने मूंग दाल ली है उसी कटोरी को मापकर ये 1 कटोरी चीनी का ऐड कर देंगे। तो ये भी धीरे धीरे दूध में पक जाएगी, तो इसका कच्चापन निकल जाएगा और जो चीनी पानी छोड़ती है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसे जब हम बर्फ़ी बनाएंगे तो उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देते हैं। और अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम दाल को रोस्ट करेंगे, तो हम ले लेते हैं घी। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी घी का लिया है। वैसे तो जब हम बर्फ़ी बनाते हैं, यदि आप दाल को पहले पीस कर फिर बर्फ़ी बनाएंगे तो उसमें पूरा 1 कटोरी आपका घी का लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आधा कटोरी मैंने घी लिया है और चम्मच को मापकर मैंने ये 3 चम्मच घी का इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाकी घी ज़रूरत लगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब घी के अंदर हम डाल लेते हैं मूंग दाल और अब इस मूंग दाल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे रोस्ट कर लेंगे। तो जब हम भीगी हुई दाल को पीस कर फिर उसे भूनते हैं तो घी भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और उसको भूनना भी बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह से साबुत दाल को यदि घी के अंदर रोस्ट कर दिया जाए तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है।
अब आप चाहें तो यहाँ पर दाल को बिना भिगोए हुए पहले रोस्ट कर सकते हैं और फिर इसे ग्राइंड कर सकते हैं। उस प्रोसेस में भी टाइम काफ़ी बच जाता है, लेकिन बाद में जब दूध ऐड किया जाता है तब जो बर्फ़ी होती है वो थोड़ी स्टिकी हो जाती है और उस कंडीशन में हमें घी की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ती है। लेकिन इस स्टेप से बनाएंगे तो घी आपको बहुत ही कम लगेगा और बर्फ़ी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। और दूसरा, जो बर्फ़ी का कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारी मूंग दाल भी काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और जब ये रोस्ट होती रहती है तब ऐसे इसमें झाग बनने लगते हैं। तो मूंग दाल जब तक अच्छी लाल लाल ना दिखाई देने लगे तब तक इसे रोस्ट करें। तो ये काफ़ी अच्छे से लाल हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाए तब एक ग्राइंडर जार में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, क्योंकि गर्म घी के अंदर जब ये रहती है तो धीरे धीरे और भी पकती रहती है। तो जितना भी हमने घी डाला था दाल ने पूरा वापस छोड़ दिया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। दाल को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और दाल को मैंने थोड़ा दानेदार ही रखा है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है। और जब इस तरह से बेकी हुई दाल को हम घी के अंदर रोस्ट कर लेते हैं तो उसका जो टेक्सचर होता है वो भी काफ़ी अच्छा आता है। ऐसे यदि हम दाल को पीसते हैं तो वो एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाती है। तो बस इसी तरह का टेक्सचर हमें इसका रखना है। और इधर दूध भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, दूध के अंदर काफ़ी अच्छा कलर आ गया है केसर का और दूध की मात्रा भी थोड़ी कम हो गई है, पहले की अपेक्षा ये गाढ़ी हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब सेम कढ़ाई के अंदर ये जो दाल हमने ग्राइंड करके रखी है इसे 1-2 मिनट के लिए और रोस्ट कर लेते हैं। वैसे तो ये काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर घी है तो 1-2 मिनट के लिए और रोस्ट करेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट इसका आएगा और कच्चापन इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। और दूसरा, इस तरह से दाल को हम जब रोस्ट कर लेंगे तो लास्ट में जब हम दूध ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहेगी। वरना यदि इसके अंदर कच्चापन रह गया तो जब आप दूध डालेंगे तो इसमें चिपचिपापन रहेगा और उस स्टेज में आपको घी भी ज़्यादा डालना पड़ेगा उसे अच्छे से पकाने के लिए। तो दाल को हमने 2 मिनट रोस्ट कर लिया है और दूध को हमने पहले ही गर्म कर लिया था। तो अब ये दूध इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। अब दाल क्योंकि काफ़ी प्यासी है बेचारी, तो सारे दूध को बहुत ही जल्दी से ये अब्सॉर्ब कर लेगी और काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब क्योंकि हम इसे बर्फ़ी बना रहे हैं तो दूध की मात्रा हमने कम ली है, यानी 3 कटोरी ली है। यदि आप हलवा बनाना चाहते हैं तब आप दूध की मात्रा 4 कटोरी ले लें। तो देखिए कितनी जल्दी से ये गाढ़ी हो गई है। तो बस इसे लगातार ऐसे चलाते रहें। कुछ ही मिनटों में ये जो दाल है काफ़ी अच्छे से दूध को अब्सॉर्ब कर लेगी और काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। एकदम बर्फ़ी जैसा टेक्सचर इसका आ जाएगा। अभी ये बिल्कुल आसानी से छूट रही है, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपापन नहीं है और इसमें घी की ज़रूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत घी बच गया है, उसे भी हम ऐड कर लेंगे। उससे पहले फ्लेवर के लिए इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो यदि हमें पता चल जाएं तो हमारा काम बहुत ही आसान बन जाता है। और मूंग दाल की बर्फ़ी, बेसन की बर्फ़ी, मिल्क पाउडर की बर्फ़ी से कहीं ज़्यादा देखने और खाने में स्वादिष्ट लगती है। और अब जो घी, जैसा कि मैंने बताया था कि 1 चम्मच घी हमने बचा लिया था, हमने 3 चम्मच घी का ही इस्तेमाल किया है। तो अब ये घी बचा हुआ है तो लास्ट में ऐड कर लेते हैं ताकि बर्फ़ी में अच्छा सा ग्लेज आ जाए। वरना आप देख सकते हैं कि इसमें अभी घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी अच्छे से ऐसे भी सेट हो जाएगा। अब इस बचे हुए घी को भी हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है। मैं बर्फ़ी बनाती रहती हूँ इसलिए मुझे पता चल जाता है कि बर्फ़ी है वो किस स्टेज पर जमेगी। लेकिन यदि आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं होता है तो आप थोड़ा सा ऐसे पोर्शन लें, हाथों में ऐसे घुमा के देखें। यदि हाथों के बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और ये एक शेप होल्ड कर रहा है, यानी जो बर्फ़ी की जमाने की कंसिस्टेंसी है ये एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इसे जमाने के लिए मैंने एक ट्रे लिया है। ट्रे के ऊपर एक बटर पेपर लगा लिया है ताकि बर्फ़ी को डिमोल्ड करके कट करना आसान रहे। नहीं तो आप कोई भी स्टील की थाली को ग्रीस करके फिर उसमें ये बर्फ़ी सेट कर सकते हैं। तो ये अच्छे से इसे सेट कर लेते हैं।
तो बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाती है और इसे ज़्यादा भी आपको नहीं पकाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे पकाते जाएंगे तो बर्फ़ी है वो बाद में जाकर सूखी सूखी हो जाएगी। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे तो बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ बनेगी। और इधर पिस्ता से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ ताकि ये देखने में और भी अच्छे लगे। आप चाहें तो सिल्वर पेपर भी इस पर लगा सकते हैं, क्योंकि भाई दिवाली का मौका है तो मिठाइयों को सुंदर बनाना तो बनता है। तो पिस्ता को मैंने प्रेस कर दिया है ताकि ये इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। और अब ये बर्फ़ी है वो बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। आधा घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। आधा घंटा हो चुका है, देखिए बर्फ़ी काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इस बटर पेपर को हम पकड़ते हुए बाहर निकाल लेते हैं इसे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी ट्रे में काट सकते हैं, नहीं तो इस तरह बटर पेपर लगाएंगे या कोई भी एल्यूमिनियम फॉयल लगाएंगे तो उसे बाहर निकाल कर फिर बर्फ़ी के पीसेस कटना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितनी आराम से ये कट रही है। और आप देख सकते हैं कि बिना फूड कलर के भी बर्फ़ी का जो कलर है वो कितना ज़्यादा प्यारा आया है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और पीली पीली बर्फ़ी पर ये हरे हरे पिस्ता तो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और टेस्ट तो पूछे ही मत, बहुत ही लाजवाब होता है इसका। मैं 100% गारंटी लेती हूँ दोस्तों, आप इस तरीके से ये बर्फ़ी बनाएंगे तो हर त्यौहार पर ये मिठाई तो ज़रूरी बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी लाजवाब बहुत ही बढ़िया टेक्सचर की मूंग दाल बर्फ़ी बनकर है तैयार। तो मैं एक पीस आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, क्योंकि इसे देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही ज़्यादा मेल्ट इन माउथ बनी है। तो इसे मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसी बर्फ़ी देखकर तो किसी से भी रुका नहीं जाएगा इसे खाए बिना। तो मैं जल्दी से आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो आप ज़रूर से ये मिठाई इस दिवाली बनाएं और कैसे बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।